जय जोहार साथीन्यो। भारत दुनिया में सबसे बड़ी आबादी वाला देश बनकर उभार रहा है। इसमें भी भारत की सबसे बड़ी आबादी कहे जाने वाली ओबीसी की गिनती आजादी के बाद अभी तक नहीं हुई है। लोकतंत्र में संख्या आजादी का मामला होता है, किंतु ओबीसी जनगणना के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को मनवादी व्यवस्था द्वारा षड्यंत्र पूर्वक खत्म करने की साजिश की जा रही है। इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए वामन मेश्राम, जिन्हें सनसनीखेज खुलासा किया है, देखते हैं उन्होंने क्या कहा। तीसरे दिन का अधिवेशन है, उसका आखिरी सत्र है और आखिरी सत्र का जो आखिरी विषय है उस विषय को आपके सामने थोड़ा मैं पहले बताना चाहता हूँ कि ये जो विषय है ओबीसी पिछड़ों की जाति आधारित गिनती रोकना और ओबीसी को देश का प्रधानमंत्री बनाना, ओबीसी के राष्ट्रव्यापी आंदोलन को समाप्त करने का षड्यंत्र है, एक मंथन। दूसरा है हरियाणा विधानसभा चुनाव 2024 का परिणाम आना, ये ईवीएम मशीन में गड़बड़ी का नतीजा है, एक बहस। साथियों, इस संबंध में बहुत लंबी बातें मैं नहीं करना चाहता हूँ, बहुत सी बातें आप लोगों के सामने आ चुकी है। पहला मुद्दा ये है कि मंडल कमीशन जो ओबीसी से संबंधित गिनती का मुद्दा है उस संबंध में बात मैं कर रहा हूँ। 92 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट घोषित किया गया, तो मंडल कमीशन की रिपोर्ट में जाति आधारित गिनती का मुद्दा शामिल था और गिनती का मुद्दा उस मंडल कमीशन के रिकॉर्ड में लाया गया और जो रिपोर्ट बनाया गया उसमें ये घोषित किया गया कि ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। मेरा ये मानना है कि केवल ओबीसी की जाति आधारित गिनती से समस्या का समाधान नहीं होगा। ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, बराबर है, होनी चाहिए, मगर कंपेयर करने के लिए सभी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए। ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, ओबीसी का डाटा अवेलेबल होगा। सभी की गिनती होगी जाति आधारित तो कंपैरिजन होगा। मान लो ब्राह्मणों का डाटा आ गया, ओबीसी का भी डाटा आ गया, तो ब्राह्मणों के डाटा के साथ ओबीसी का कंपैरिजन होगा कि ब्राह्मणों की संख्या 3.5% है, प्रशासन में उनका इतने परसेंटेज है, ओबीसी की संख्या इतनी है और उतना इतना परसेंटेज प्रशासन में है। ऐसा कंपैरेटिव डाटा रिजल्ट के रूप में हमारे सामने आ सकता है। यही सबसे बड़ा खतरा है उन लोगों के लिए। इसलिए ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि केवल मात्र ओबीसी की जाति आधारित गिनती से समस्या का हल नहीं होगा। कंपैरेटिव डाटा उपलब्ध हुए बगैर जागरण नहीं हो सकता और जागरण के बगैर लोग तैयार नहीं हो सकते। जब लोग ही तैयार नहीं होंगे तो उस डाटा का हमें उपयोग नहीं हो सकता। इसलिए ओबीसी की जाति आधारित गिनती होनी चाहिए और सभी लोगों की भी जाति आधारित गिनती होनी चाहिए, ये हमारी मांग होनी चाहिए। इसके लिए हम लोगों को आंदोलन करना चाहिए, इसके लिए आंदोलन करेंगे। साथियों, 92 में मंडल कमीशन का रिपोर्ट आया
और मंडल कमीशन में केवल रिजर्वेशन लागू हुआ, 52% लोगों को माना गया ओबीसी के लोग हैं और 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए लागू हुआ। उसमें जो जातीय आधारित गिनती का मुद्दा था उसे तब से रोका गया, जिसको विषय बनाया गया ये तब से रोका गया है। रिजर्वेशन दे दिया गया 52% लोगों को 27%, मगर कुछ समय के लिए नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने बिहार के लालू के साथ मिलकर, तो वहां उन्होंने गिनती की तो वो 64% निकला। जो 52% माना गया था वो 64% निकला। तो 64% के हिसाब से रिजर्वेशन का फिर मामला बनता है और 64% के हिसाब से जब रिजर्वेशन लागू करने का प्रयास हुआ तो जुडिशरी के द्वारा उसको रोकने का प्रयास हुआ। तो अंतिमता होता क्या है कि हम लोगों को आंदोलन के दिशा में आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता। जुडिशरी ने अगर रोका, अगर मान लो कि देशव्यापी इसके लिए आंदोलन होता है तो जुडिशरी आंदोलन के विरोध में जाकर फैसले करने का साहस नहीं कर सकती कि लोग उसको स्वीकार नहीं करेंगे, जुडिशरी के फैसले को स्वीकार नहीं करेंगे। और जुडिशरी के फैसले को जो स्वीकार नहीं करेंगे तो जुडिशरी जो है वो एक्सपोज हो जाएगी, वो टिक नहीं सकती। उसको देश के आकांक्षा और इच्छाओं के अनुसार इंटरप्रिटेशन करना होगा। ये इंटरप्रिटेशन जो है इसके लिए भी देश के जागृति को ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है और इस दिशा में हम लोग आने वाले समय में निश्चित रूप से ऐसा करेंगे। साथियों, ये जो 27% रिजर्वेशन है ये गिनती के बगैर लागू किया गया और गिनती के बगैर लागू करने की वजह से जब जुडिशरी के द्वारा रोका गया तो इसके विरोध में किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ओबीसी के अंदर इसके विरोध में जो प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी वो प्रतिक्रिया हुई नहीं। आज भी बहुत बड़े पैमाने पर ये हैरान करने वाली बातें हैं कि क्या ओबीसी के सपोर्ट के बगैर दिल्ली में नरेंद्र मोदी की सरकार बन सकती है? नहीं बन सकती। तो ओबीसी के अंदर जागरण को रोकने के लिए नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। ओबीसी की जाति आधारित गिनती को रोकने के लिए भी नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया। जब नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया गया तो ओबीसी की जाति आधारित गिनती को रोकने में वो कामयाब क्यों हुए? ये सबसे बड़ा सवाल है। क्यों कामयाब हुए? ओबीसी के लोगों को लगता है कि हमारा प्रधानमंत्री बन गया। ओबीसी के लोगों को क्या लगता है? हमारा प्रधानमंत्री बन गया। अरे गिनती करने की बात हम क्यों उठा रहे हैं? तो हमारा प्रधानमंत्री बनाने के लिए ना उठा रहे हैं। तो गिनती किए बगैर ही प्रधानमंत्री बन गया। अगर गिनती किए बगैर ही प्रधानमंत्री बन गया तो गिनती करने की क्या जरूरत है? ओबीसी के अंदर जितना पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस है, जागृति है, उसके हिसाब से वो सोचते हैं। और इसलिए मैं ऐसा मानता हूं कि इससे समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। तो इसलिए ओबीसी के अंदर ये मामला उठाया जाना चाहिए कि ठीक है, एक ओबीसी के आदमी को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया तो फिर तो ओबीसी की जातीय आधारित गिनती करने का फैसला ओबीसी का आदमी प्रधानमंत्री हो गया तो उसको करना चाहिए। मगर ओबीसी का प्रधानमंत्री बनाया गया तो ओबीसी की गिनती रोकने के लिए बनाया गया। तो रोकने के लिए बनाया गया, इसलिए ओबीसी का आदमी
प्रधानमंत्री तो बन गया मगर ओबीसी की गिनती करने का फैसला नहीं कर रहा है, वो भी जानता है। नरेंद्र मोदी को भी ये बात वो देश का प्रधानमंत्री है और हम ऐसा मानते उसको समझ में नहीं आता। क्या मूर्खता की बात है, नरेंद्र मोदी को समझ में नहीं आता। नरेंद्र मोदी को सब में समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है, मगर उसके समझदारी का क्या करे। अगर उसने अपने समझदारी के अनुसार काम किया तो आरएसएस वाले 24 घंटे में उसको बोलेंगे हट जाओ, तुम्हारे जैसा इतना समझदार आदमी थोड़ी चाहिए हमको, तुम्हारे जैसा इतना समझदार आदमी नहीं चाहिए हमको, दूसरा आदमी ले आएंगे। अरे नरेंद्र मोदी कौन बड़ा आदमी था, उसको आरएसएस के लोगों ने प्रधानमंत्री बनाया तो नरेंद्र मोदी बड़ा हो गया और अडवाणी छोटा हो गया। अडवाणी कितना बड़ा था, अब अडवाणी का कोई अता पता है? अडवाणी का कोई अता पता नहीं है, बल्कि अडवाणी को नरेंद्र मोदी मिलने के लिए जाता है तो उसको देखता है तो उसके आंखों से आंसू टपकते। तो मैं सोचता था कि साले इसके आंखों से मोदी को देखकर आंसू क्यों टपक रहे। अरे इसके जगह मैं प्रधानमंत्री होता, साला ये आदमी प्रधानमंत्री हो रहा है और मेरे को केवल बुके दे रहा है, बुके से समाधान कर हो जाए, कैसे होगा। तो उसको दुख होता है तो वो आंखों से उसको आंसू टपकते हैं। उसके आंखों की व्याख्या टपकने की, आंसू टपकने की भी व्याख्या की जा सकती है। आखिर उसका दर्द जो है वो खुल्लम खुल्ला बोल नहीं सकता, ये रियलिटी है। तो इसलिए साथियों ये बहुत सारी बातें हैं ओबीसी से संबंधित मुद्दों को लेकर, ये हमारे सामने ऐसी समस्याएं आई हुई है और इस समस्या का हम लोगों को समाधान करना होगा। तो आने वाले समय में हम लोग ओबीसी की जातीय आधारित गिनती और सारे लोगों की जातीय आधारित गिनती, इसके लिए नेशनल लेवल का बहुत बड़ा हमारा कार्यक्रम चलेगा और इसको जब तक लॉजिकल एंड नहीं होगा तब तक इसको चलाएंगे, जैसे लगातार चला रहे आगे भी चलाएंगे। अभी मैं ईवीएम मशीन के संबंध में कुछ बात कहना चाहता हूं। उसके पहले एक मुद्दा रह गया है ओबीसी संबंधित। आजकल ओबीसी के संबंध में क्या हो रहा है कि ओबीसी के संबंध में उन्होंने नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाकर रोका, तो कांग्रेस वालों ने ओबीसी के जनगणना का मुद्दा और गिनती का मुद्दा उठा दिया। राहुल गांधी ने ओबीसी की गिनती का मुद्दा उठा दिया। अब ऐसा करने से क्या होता है? ऐसा करने से, राहुल गांधी के ऐसा करने से मोदी काउंटर नहीं होता है, वामन मेश्राम काउंटर हो जाता है। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है। वो मोदी काउंटर नहीं होता है तो राहुल गांधी ओबीसी का मुद्दा जब हाईलाइट करता है तो जो ओबीसी हमारे तरफ आना चाहिए वो कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी की तरफ चला जाता है, तो हमें काउंटर किया जाता है, क्योंकि ये मुद्दा तो हमारा है। राहुल गांधी उठाता है, सारे देश के अखबार में छप जाता है, हमारा तो नहीं छपता, हमारा तो नहीं आता, ज्यादा ज्यादा सोशल मीडिया में आता है। तो राहुल गांधी ओबीसी की जातीय आधारित गिनती का मुद्दा उठा रहा है, मगर कई राज्यों में उनके मुख्यमंत्री है वो तो अपने राज्यों में गिनती नहीं कर रहे। ये उसका काउंटर है। इसका मतलब है राहुल गांधी ओबीसी की जातीय आधारित गिनती के मुद्दे पर ईमानदार नहीं है। कल अगर बहुमत मिल गया तो उनकी सरकार आएगी, तो उनकी बहुमत वाली सरकार ओबीसी की गिनती करेगी ही, इसकी क्या गारंटी है? ये सवाल क्यों मेरे मन में आ रहा है? क्योंकि उनके कई राज्यों में मुख्यमंत्री है, तो राज्यों में गिनती क्यों नहीं कर रहे? जब नीतीश कुमार अपने राज्यों में लालू के साथ मिलकर ऐसा कर सकते हैं तो उनके मुख्यमंत्री ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो इससे साबित होता है कि भविष्य में ओबीसी का मुद्दा ये हमारे लिए विशाल आंदोलन खड़ा हो सकता है, ओबीसी का भी आंदोलन खड़ा हो सकता है
और SC ST के साथ मिलकर फिर ये और ज्यादा बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है, वामन मेश्राम के साथ मिलकर भी खड़ा हो सकता है। ऐसा ना हो, कम से कम ऐसा ना हो, इसके लिए राहुल गांधी के द्वारा इसको रोकने का प्रयास होता है। ये भी मुद्दा इस संबंध में हम लोगों को समझने की जरूरत है। साथियों, अभी मैं आप लोगों को ईवीएम के संबंध में कुछ बातें बताना चाहता हूं। वैसे हमारे साथी सुधीर नाग ने आपको बहुत सारा बताया, बहुत सारी बातें उन्होंने समझाई, मगर उनको जो गलत बातें समझ में आई कि ये बातें है, उन्होंने अंग्रेजी में आपको बताया। अंग्रेजी यहाँ बैठे हुए लोगों को बहुत कम समझ में आती है, तो उसको सुधीर नाग को जो समझ में आया वो सुधीर नाग ने अपने पास ही रखा, वो आपको बताया ही नहीं। जो आपको पढ़ के सुनाया उसको समझ में आया, मगर उसको जो समझ में आया वो आपको बताया ही नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि केवल एक स्टेटमेंट देने मात्र से आपको क्या समझ में आएगा, जब तक चीजों का विश्लेषण करके नहीं बताया जाएगा कि आखिरकार इसका मीनिंग क्या है, इसका अर्थ क्या है। जो बात सुधीर नाग को गलत लग रही है वो क्यों गलत लग रही है, उसका कोई डाटा होना चाहिए, उसका कोई विश्लेषण होना चाहिए, और वो डाटा और विश्लेषण आप लोगों के सामने रखना चाहिए। ऐसा रखने से आपको सुधीर नाग को जो बात समझ में आ रही है वो बात आपको भी समझ में आती और आपका अवेकनिंग होता, आपकी जागृति होती। मैंने उनको बाद में आने के बाद ये कहा कि चलो अभी आपने नहीं बताया, अभी नोट करो, और भविष्य में आप लोगों को बोलने के लिए मैंने इसका ठेका दिया हुआ है। ये सुधीर नाग को ईवीएम का ठेका मैंने दे दिया है, उसके पास है, संगठन के तरफ से वो ईवीएम का इंचार्ज बनाया हुआ है। इसका मतलब उसके पास हमारे तरफ से ठेका दिया है कि, तो वो ठेका जो है उसके पास है, वो सही है, उसके पास सारा डाटा है, वो समझाता भी है, मुझे समझाता है, आपको नहीं समझाता। अरे मुझे समझाने से क्या होगा, ये आप लोगों को जागृत करने के लिए आपको समझाने की जरूरत है। उसके पास काफी डाटा है, उसके पास इंटरप्रिटेशन भी है, उसके पास जानकारी भी है कि क्या गलत है। तो इसलिए वो आने वाले समय में निश्चित रूप से ईवीएम के बारे में आप लोगों को जानकारी देने का काम होता रहेगा और जानकारी आप लोगों को मिलती रहेगी। साथियों, ये जो 2019 का चुनाव है, 2019 के चुनाव में लगभग 240 सीटें बीजेपी ने जीती, मगर जो डाटा और विश्लेषण अवेलेबल हैं, जो सुधीर नाग ने बताया उसके अनुसार, दूसरे लोगों ने जो विश्लेषण किया उसके अनुसार, जो डाटा अवेलेबल है, जो विश्लेषण अवेलेबल है, और जिस डाटा के आधार पर यह प्रूव किया गया है कि 79 सीटें 240 में से 79 सीटें घोटाला करके ईवीएम में बीजेपी ने जीती। अगर 240 में से, जो 240 सीटें अभी है उनकी बीजेपी को 272 सीटें नहीं मिली, 240 मिली, तो इसमें 79 सीटें उन्होंने घोटाला करके जीती। ऐसा डाटा अवेलेबल है, और जिन लोगों ने ये डाटा तैयार किया उन्होंने डाटा के आधार पर प्रूव किया कि 79 सीटों पर इन्होंने घोटाला करके ईवीएम में गड़बड़ी की और चुनाव जीता। अगर 240 में से 79 सीटें अगर माइनस कर दिया जाए तो 161 सीटें बीजेपी चुनाव जीतती। अगर 161 सीटें बीजेपी चुनाव जीतती तो यकीनन विरोधी पार्टी की सरकार बनती। इतना फर्क हुआ। ईवीएम मशीन की वजह से अपोजिशन पार्टी की सरकार बनने की बजाय बीजेपी की सरकार बनी। बराबर है सुधीर, ये बताना चाहिए था। ये तू ही मुझे बताता रहता है, मैं बता रहा हूं तेरी तरफ से। तो ये आंकड़ों के साथ है, सारा का सारा है, अवेलेबल है। एक चीज है,
डाटा बताते जाना, कुछ भी समझ में नहीं आता। कंक्लूजन बताना पड़ता है भाई, मैसेज एक होता है, एक होता है एनालिसिस, एक होता है कंक्लूजन, एक होता है मैसेज। जो हमारे लोग हैं उनको एनालिसिस करके दिखाना पड़ता है, फिर उसका कंक्लूजन बताना पड़ता है, फिर उसमें हमारे तरफ से हमारा क्या मैसेज है ये देना पड़ता है। मैं ये बातें इस तरह से खुलकर क्यों बता रहा हूं कि जो लोग हंस रहे हैं उनको भी नहीं करना आता है स्टेज पर आने के बाद। अगर उनको स्टेज पर इधर खड़ा कर दिया जाए तो उनको भी नहीं आता, तो उनको नहीं हंसना चाहिए। ऐसा मेरा मैसेज है उन लोगों को, ऐसा मेरा मैसेज है, उनको नहीं हंसना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर भी लोग हंस सकते हैं। ये कम से कम इतना समझना चाहिए, तो नहीं करना चाहिए। तो इससे निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि हमें जानने और समझने की बातें हैं कि ईवीएम कितना गड़बड़ कर रही है, कितना गड़बड़ कर सकती है। जिसकी सरकार बन सकती है उसकी सरकार रोक देती है। हरियाणा में चुनाव के पहले ऐसा माहौल बना हुआ था कि अपोजिशन की सरकार बनेगी, बीजेपी ने सरकार बनाई। बीजेपी की बहुमत वाली सरकार कभी भी नहीं बनी थी। जो उनका मुख्यमंत्री था वो भी बहुमत में नहीं था। तो इस तरह से ये पहली बार बहुमत की सरकार बनी। तो इसमें निश्चित रूप से ईवीएम का रोल था। इससे सबक सीखना चाहिए था, कम से कम शरद पवार को सीखना चाहिए था। कोई सीखे या ना सीखे, कम से कम शरद पवार को सीखना चाहिए था। शरद पवार को हमने अपना कार्यक्रम में जागृत करने के लिए तो बुलाया था। पवार साहब को जागृत करने के लिए बुलाया था। तो पवार साहब को डाटा मालूम है, पवार साहब को यह भी मालूम है कि हां गड़बड़ियां हो रही है। पवार साहब जैसा स्टेचर का लीडर जो है ईवीएम के विरोध में अगर खुलकर स्टैंड लेता है तो इसका बहुत बड़ा असर होता है। सारे देश भर में चर्चा का विषय होता है, सारे देश के मीडिया को छापना पड़ता है। वामन मेश्राम वही चीज बोले तो वो सोशल मीडिया के बाहर नहीं आता है। मगर हमने जिन मुद्दों को, ईवीएम के मुद्दों को हमने टेकअप किया और जागरण करने का काम किया, तो आज ये नेशनल इश्यू बना हुआ है। ये हमारी वजह से बना हुआ है। कोई और लोग इस बात को बनाने में कामयाब नहीं हुए, तो हमारी वजह से नेशनल इश्यू बना हुआ है। और नेशनल इश्यू बनने का मतलब ये होता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों ये मामला हल होगा। ये आने वाले समय में बड़े जन आंदोलन का विषय बन सकता है। ये आने वाले समय में 2029 के चुनाव में नेशनल इलेक्शन का भी सबसे बड़ा मुद्दा बन सकता है, एजेंडा बन सकता है। क्योंकि सारे देश भर में चाहे बीजेपी को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, चाहे कांग्रेस को सपोर्ट करने वाले लोग हैं, ईवीएम के विरोध में। बीजेपी को सपोर्ट करने वाले एससी एसटी ओबीसी के लोग नहीं हैं, ये कहना गलत है। और जो एससी एसटी ओबीसी के लोग बीजेपी को विरोध कर रहे हैं, बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं, वो भी ईवीएम के विरोध में है। तो बहुमत जो है ईवीएम के विरोध में है। अगर 2029 के चुनाव में अगर ईवीएम के मुद्दे पर चुनाव होता है तो ईवीएम का विरोध करने वाले लोग चुनाव जीत सकते हैं, ऐसा मेरा अनुमान है, ऐसा मेरा मानना है, ऐसा मेरा अनुमान है। इस इशू को लगातार बड़ा इशू बनाते रहना जरूरी है। साथियों, जब हमने ईवीएम का इशू बनाया तो ईवीएम के इशू को, ईवीएम को लाया कांग्रेस ने, ईवीएम को लाया कांग्रेस ने। अब कांग्रेस को ही बीजेपी ने चुना लगाया। जब तक वो दूसरे लोगों को, यानी बीजेपी कांग्रेस और कांग्रेस बीजेपी के बाहर की जो रीजनल पार्टियां हैं, जब तक उसको चुना लगाने का कार्यक्रम ईवीएम कर रही थी तब तक कांग्रेस को कोई दुख नहीं हो रहा था। मगर जब कांग्रेस को महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए रोका गया तब कांग्रेस को पहली बार ईवीएम के मुद्दे पर दुख हुआ।
पहली बार उनको दुख हुआ, मगर दुख होने के बावजूद भी वो बयानबाजी करने तक के लिए सामने नहीं आए। इसके लिए उन्होंने खड़गे को या इधर शरद पवार को काम पर लगाया। राहुल गांधी इस पर बोलने के लिए तैयार नहीं है, सोनिया गांधी इस पर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? इमीडिएट बीजेपी वाले दाना पानी लेकर चढ़ जाते हैं, अरे तुमने तो लाया ईवीएम, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है राहुल की और सोनिया गांधी की। इसलिए उन्होंने खड़गे को मैदान में उतारा, इधर शरद पवार को मैदान में उतारा। तो इसलिए ईवीएम मशीन का मुद्दा आज नेशनल लेवल का मुद्दा बना हुआ है, और अगर ये नेशनल लेवल का मुद्दा बना हुआ है तो निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। आने वाले समय में हम इस मुद्दे को भारत बंद का इशू बना सकते हैं तो ज्यादा बड़े पैमाने पर समर्थन मिलेगा। आने वाले समय में अब के बार आप लोगों ने देखा होगा ईवीएम में ज्यादा बड़े पैमाने पर गड़बड़ी हुई। मैंने एक काम किया, ये बात भी बोल देना चाहता हूं, मैं चुप रहा। मैंने कहा देखता हूं साले ये लोग कितना बोलते हैं, इनको ही नुकसान हुआ तो ये बोलते कि नहीं बोलते। जब मैं चुप हुआ तो दो बातें हुई, उनको बोलना पड़ा और उनके मुझे टेलीफोन आ रहे थे, अरे आप क्यों नहीं बोल रहे? मैंने कहा अभी आप बोल रहे तो मैं क्यों बोलूं। उनके मुझे टेलीफोन आते थे और उनकी ये इच्छा थी कि मैं बोलूं। तो उनको क्या लगता था, मोहम्मद मेश्राम बोल दिया तो फिर हमको बोलने की जरूरत नहीं है। मैं इसलिए चुप रहा क्योंकि मैं देखना चाहता था कि अब इन लोगों का नुकसान हुआ है तो ये चुप रहते हैं कि बोलते हैं, तो उनको बोलना पड़ा। और बोलने की वजह से क्या हुआ, कम से कम नेशनल मीडिया में वो खबरें आई, ईवीएम की खबरें आई और उस पर एडिटोरियल लिखे गए, साइड लेख लिखे गए हैं, ये सारी की सारी बातें आई और इस तरह से एक नेशनल इशू बन गया है। साथियों, इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि आने वाले समय में हम लोग इस पर नेशनल लेवल का भारत बंद करेंगे और इसका दूसरे लोग इशू बनाते हैं और दूसरे लोग इसका फायदा उठाते हैं, चुनाव में इसका फायदा उठाते हैं। ये तो चुनावी राजनीति की बातें हैं। आखिरकार लोकतंत्र को बचाना और संविधान को बचाना हमारी तो जिम्मेदारी है। केवल मात्र चुनाव में हमें ही फायदा होना चाहिए, संविधान बचे या ना बचे, लोकतंत्र बचे या ना बचे, इस तरह से सोचना मुझे लगता है बहुत संकीर्ण सोच है। ये सोचना उपयुक्त नहीं होगा कि केवल इस मुद्दे को हमने उठाया इसलिए फायदा भी केवल हमें ही होना चाहिए। ऐसा चुनावी राजनीति में नहीं हो सकता। मगर इस बात को हम लोगों को संविधान और लोकतंत्र बचाने की दृष्टि से भी देखना चाहिए। और आने वाले समय में ईवीएम मशीन से बैलेट पेपर पर चुनाव हो, ये लड़ाई तब तक जारी रखी जानी चाहिए और इसके लिए हम लोग लगातार कोशिश करेंगे। इस मुद्दे पर मैं इतना ही कहना चाहता हूं और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आप लोगों ने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए आभार, धन्यवाद।